हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें और बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आप और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और साथ ही आपके आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लड़ाएंगे और यानी कि लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जाएगा आपको 100% उत्तर जो है सही ही बताया जाएगा। और जो भी यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे बहुत ही ज़्यादा गेस करके लाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये मतलब आपकी एग्ज़ाम का ही प्रश्न है। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में राजनीति सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न 1 नंबर का जो प्रश्न है, ये भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये आपका हो जाएगा जनता। क्या हो जाएगा? जनता। क्यों जनता होगा? क्योंकि आप देखिएगा, भारत के संविधान के प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में अगर आप देखते हैं तो यानी कि प्रियम्बल में क्या दिया है कि प्रियम्बल में शुरू में ही लिखा है कि हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम भारत के लोग। यानी कि वो सबसे यानी कि राजनीति सत्ता का प्रमुख स्रोत किसको यानी कि है, तो वो लोग है, यानी कि जनता है ना। तो भारत में राजनीति सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो आपका हो जाएगा जनता। और वही बात करें यानी कि प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल जो है भारत की संविधान की ये है आत्मा, या क्या है, यानी कि जो प्रियम्बल है आपका, यानी कि जो प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। वही बात करें, इन्हें संविधान की कुंजी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो संविधान की कुंजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला है। और देखिए, इसी के साथ आप याद रखना, आर्टिकल 32 भी क्या है, ये आपके संविधान की आत्मा है। ये क्या है? आपके संविधान की आत्मा, यानी कि इस आर्टिकल को बोला जाता है संविधान की आत्मा। और यह बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपका है भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला, यानी कि आर्टिकल 32 को बोला कि ये संविधान की आत्मा है। क्यों बोला? क्योंकि देखिए, ये आर्टिकल जो 32 है, ये आपको जो जारी करता है वो 5 प्रकार की रीट को जारी करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का, यानी कि कोई भी व्यक्ति का क्या हो जाए कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? सी होने वाला है, अध्यक्षात्मक सरकार। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि सरकार का मतलब कोई भी धर्म नहीं होगा सरकार के लिए, है ना। तो यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित है। तो ये आपका जो आंसर होगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कनाडा से। क्या हो जाएगा? कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रख लेना है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि संकल्पना जो है किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से। आपको याद रखना है, अमेरिका से जो भी जितना भी संविधान में लिया गया है वो सभी स्रोत आपको याद रखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जो प्रस्तावना की ही बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना जो कि अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। यहीं पर बात करें फंडामेंटल राइट जो है, ये कहाँ से लिया गया है आपका, तो फंडामेंटल राइट जो है आपका अमेरिका से लिया गया। यही बात करें तो आपको ये भी कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। यही बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा
अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज की बात करें तो देखिए, पंचायती राज में कुल कितने विषय को शामिल किया गया है? 29 विषय को। पंचायती राज व्यवस्था जो है यानी कि कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में। वही बात करें, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन के तहत। वहीं बात करें तो यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस आधार पर दिया गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायती राज व्यवस्था को दिया है वो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें पहला क्या है? तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है? तो पंचायत समिति, और तीसरा क्या है? तो तीसरा है जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस अनुसूची में दल बदल कानून संबंधी प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून की बात करते हैं तो ये दल बदल कानून जो है ये किस पर लागू होता है? आपको याद रखना है, तो संसद और विधायक पर। किस पर लागू होता है? संसद और विधायक पर जो है लागू होता है दल बदल कानून। संसद और विधायक पर जो है दल बदल कानून लागू किया जाता है। यही बात करें, ये दल बदल जो कानून है ये किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। वहीं बात करें कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1985 में हुआ था, और 1985 के तहत जो है दल बदल कानून को जोड़ दिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए। यही बात करें आपका दूसरा अनुसूची में क्या है? तो देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या दिया है? तो प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या दिया है? तो इस प्रकार से, यानी कि 5वां में क्या दिया, 8वां में क्या, ये सभी 8वां में क्या दिया है? भाषा की चर्चा है। ठीक है, भाषा। दूसरा अनुसूची में जो है आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? दूसरा अनुसूची में हो जाएगा आपका वेतन। तीसरा में है शपथ। 5वां में क्या है? तो SC ST का प्रावधान है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। तो ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल किया गया है? तो शिक्षा विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312 में यह प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका ये है वाद योग्य। यहीं पर बात करें तो फंडामेंटल राइट, और यहीं पर बात करें तो डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व। फंडामेंटल राइट जो है ये आपका वाद योग्य हो जाएगा। डीपीएसपी क्या है? ये आपका अवाद योग्य यानी कि वाद योग्य नहीं है। ये आपका वाद योग्य नहीं है। आपको याद रखना है कि ये आपका वाद योग्य नहीं है, ये आपका वाद योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है ये भाग 3 में है। कितने भाग में है? तो ये भाग 3 में है। और डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व भाग कितने में है? तो ये भाग 4 में है। यही आर्टिकल की बात करें तो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 12 से लेकर के 36 आर्टिकल तक। कितने आर्टिकल? 36 तक। वहीं बात करें 36 से लेकर के 51 तक क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था? तो आपको याद रहना चाहिए गुलजारी लाल नंदा का जो है कार्यकाल सबसे छोटा था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद होना चाहिए कि नोटा को जो है सबसे पहले कब अपनाया गया? 2013 ईस्वी में। नोटा क्या होता है? नोटा का मतलब जो होता है एन, यहाँ पर देखिएगा NOTA। नोटा का मतलब एन से होता है क्या? नॉन। ठीक है, नॉन अबोव यानी कि नॉन ऑफ द अबोव। नॉन क्या हो जाएगा? ऑफ द अबोव, है ना, यानी कि नोटा,
है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा क्या है? तो आतंकवाद है, सीमा विवाद है, या जल विवाद है, या सभी है? तो बिल्कुल सभी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का जो भी युद्ध हुआ है हम एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है वो सबसे पहले हम लोग 1965 से ही देखेंगे। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, और 1966 में ही क्या हो जाता है, 1966 में समझौता होता है, ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता होता है आपको याद रखना चाहिए कि ताशकंद समझौता होता है। और वही बात करें 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, और देखिएगा 1972 में शिमला समझौता होता है। तो 1972 में ही क्या होता है, तो शिमला समझौता हो जाता है। आपको याद होना चाहिए ये सब प्रश्न। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 26 जुलाई। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई। और कारगिल युद्ध की बात करें तो ये आपका 26 जुलाई और 1999 को हुआ था, और 1999 को और 26 जुलाई को हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी मनाते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो देखिए, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है ये इसके पास 3 प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो है प्राप्त? तो 3 प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। एक होता है अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो प्राप्त होता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो वीटो है इनके पास निलंबकारी वीटो प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, निलंबकारी वीटो होता है इनके पास, निलंबकारी वीटो। और तीसरा वीटो जो देखिएगा, तो तीसरा वीटो होता है इनके पास पॉकेट वीटो, है ना। तो पॉकेट वीटो होता है, अत्यंतकारी वीटो होता है, और निलंबकारी वीटो होता है। तो अत्यंतकारी वीटो में ये क्या करते हैं कि पूर्ण रूप से वह चीज़ को रद्द कर देते हैं, यानी कि कोई भी विधेयक को डायरेक्ट रद्द कर देते हैं। और निलंबकारी में क्या कर देते हैं कि यानी कि एक बार फिर से कहते हैं कि विचार करने के लिए, और संसद यानी कि संसद में भेजते हैं। और जो पॉकेट वीटो होता है उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं कि वह अपने पॉकेट में ही यानी कि उस विधेयक को रख लेते हैं, यानी कि पारित नहीं होने देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यानी कि सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन किया था? तो आपको याद रखना है ज्ञानी जेल सिंह ने किया था इस चीज़ का उपयोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नक्सलवाद की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है कि नक्सलवाद की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से होती है, पश्चिम बंगाल के नक्सल गांव से होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण में मार्ग की क्या बाधाएं थी? तो क्षेत्रवाद, बिल्कुल, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, ये सभी बाधाएं, यानी कि भारत के राष्ट्र निर्माण में यह सभी बाधाएं उपस्थित थी। तो चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया? तो ये दिया था आपका जयप्रकाश नारायण, है ना। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया वो 5 जून 1974 को। कब दिया था? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो हुआ वो 5 जून 1974 को। और इन्हें छात्र आंदोलन के रूप में जाना जाता है। किस आंदोलन के रूप में? छात्र आंदोलन के रूप में जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण को ही किस नाम से जानते हैं? लोकनायक। आपको पूछेगा एग्जाम में कि लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। इसके नाम पर ही पटना में एक हवाई अड्डा है, तो पटना के हवाई अड्डा का ही नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो इसके नाम पर ही रखा गया है। तो आप ये सभी प्रश्न जैसे देखिए, अमेरिका का दलाल भी किन्हें बोलते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। तो ये सभी प्रश्न क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, जयरामदास दौलत राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, जो है उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ है? उत्तराखंड। ये कब अलग हुआ था? आपको याद रखना है कि 9 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और वही बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वही बात करें झारखंड की, तो झारखंड
झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो राज्य है ये 2000 को ही सृजन यानी कि अलग अलग हुआ है ना। तो कौन नहीं हुआ है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना जो है कब सृजन होता है ये भी आपको याद रखना होगा कि तेलंगाना राज्य मतलब जो है कब अलग हुआ था। तो ये प्रश्न भी आपको याद रख लेना है कि तेलंगाना राज्य जो है कब अलग हुआ था। तो बताइए कि तेलंगाना राज्य जो है आपका वो कब अलग हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि तेलंगाना राज्य जो है वो 2014 में अलग हुआ था। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। बहुत आसान प्रश्न है, ये दक्षिण अफ्रीका में। और संविधान संशोधन जो है ये किस आर्टिकल में है, तो आपको याद होना चाहिए ये आर्टिकल 368 कहता है कि हम भारत के संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और ये किस भाग में है, यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में दिया है चर्चा, तो भाग 20 में है संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो है उच्च न्यायालय की संख्या वो है आपका 25 है ना। तो आपको याद रखना है 25 है। और यही बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, यानी कि उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है ये आपके एग्जाम में प्रश्न छपेगा। तो यानी कि आपको याद रखना है 34 + 1, एक कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कुल मिला के कितना होते हैं, तो 35, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं CJI, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके समक्ष जो है शपथ लेते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साप्टा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो साप्टा की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी आसान प्रश्न है। भारत किस तरह गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या संप्रभु या इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना यानी कि श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो ये होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब किया गया था। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये प्रश्न को क्या रखना है, याद कर लेना है। तो देखते हैं चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ये क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है, 1957 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1957 ईस्वी। और यही बात करें तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। और ये मतलब इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं, ऑस्ट्रिया बता रहे हैं, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। और यही बात करें यह किससे संबंधित है, तो यह परमाणु अप्रसार संधि के तहत 1968 की तरह काम करती है, परमाणु अप्रसार संधि के तहत, है ना। तो ये भी बात आपको याद रख लेना है। जनहित याचिका कहाँ दायर होती है। देखिए जनहित याचिका जो है वो आपका उच्च न्यायालय में भी दायर होती है और सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन के अनुसार उच्च न्यायालय ही लगा लेंगे, क्योंकि पहले उच्च न्यायालय में जाएगा फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो चलिए सूचना का अधिकार कानून जो है किस प्रकार का कानून है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार कानून, है ना। तो ये अभी जो है आपका ये वर्तमान में सूचना का अधिकार जो कानून है यानी कि RTI जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना। तो RTI और इनको लागू जो किया गया था ये कब किया गया, 2005 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये अब क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है पेरिस। क्या याद रखना है, पेरिस। पेरिस कहाँ है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं, मतलब आगे की ओर क्वेश्चन लगाएंगे। दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो जनरल जियाउर रहमान ने प्रस्तुत किया था। वही बात करें दक्षेस की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना होती है। दक्षेस की बात करें तो दक्षेस में टोटल कितने देश है, तो 8 देश शामिल है। वही बात करें दक्षेस का पहला सम्मेलन यानी कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी
राजधानी काठमांडू। दक्षेश का भी वर्तमान में नया सदस्य देश कौन बना है, तो अफगानिस्तान बना है। अफगानिस्तान कब बना है, तो 2007 ईस्वी में बना है। ये सारा प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सुरक्षा परिषद को ही क्या कहा जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग के दुनिया का पुलिस कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें अस्थाई कितने हैं, तो अस्थाई है 5। अस्थाई कितने सदस्य हैं, 5। अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो 10। अस्थाई सदस्य आपका कितना होगा, तो 10 अस्थाई सदस्य। और जो 5 सदस्य हैं उनको वीटो प्राप्त है ना, उनको वीटो। इसमें कौन कौन देश है, तो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, ये सारा देश शामिल है इसमें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ होता है, तो हमने आपको बताया था सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और वही बात करें, सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, यानी कि हेड क्वार्टर जो है इनका, यानी कि हेड क्वार्टर वो कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और सार्क की स्थापना कब होती है, तो 1985 ईस्वी में होती है। और इसका जो विचार किसने प्रस्तुत किया था, जियाउर रहमान। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में दक्षेश का सदस्य देश नहीं है। देखिए भूटान या श्रीलंका या नेपाल या म्यांमार, कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो बताइए कि इनमें से कौन जो है ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा भूटान या नेपाल या क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यांमार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या है कि इसका राइट आंसर जो है म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सच्ची गुट निरपेक्षा विदेश नीति का समर्थन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये आपको याद रखना। यही बात करें गुट निरपेक्ष की बात करते हैं, तो आपको याद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस भाग में है, तो प्रस्तावना में है इसका। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिए और भी डिटेल में हम आपको बता देते हैं एक एक चीज़। तो यहाँ पर यानी कि प्रस्तावना हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता के बारे में दिया है। और भाग 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट है। और भाग 4 की बात करें तो ये है आपका डीपीएसपी, क्या है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है, तो ये है आपका 29 विषय। और 11वीं अनुसूची में ही क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये क्या है आपका, समाजवाद है या संपूर्ण प्रभुत्व है या लोकतांत्रिक है या बंधुता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन ये है आपका कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें संशोधन हुआ था 42वां में, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि 42वां संविधान संशोधन को ही कहा जाता है। छोटा संविधान यानी कि लघु संविधान बोलते हैं। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और संविधान के जनक भी किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान के जनक कहते हैं। तो आपको ये बातें याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध किस अनुसूची में है, तो ये आपका काफ़ी आसान प्रश्न, हमने आपको बताया था केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 8वीं की बात करें तो 8वीं में है भाषा, 8वीं में क्या है आपका, तो भाषा हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, क्या है, भूमि
सुधार के बारे में है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की चर्चा है। तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो ये है विधायी अधिकार। जब यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के जो है यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अध्यादेश जारी किया जाता है। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है यानी कि आपातकाल के दौरान, तो ये जो है मतलब जो है अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, वो आपको किस आर्टिकल के तहत आपको याद रखना है, 123 आर्टिकल में दिया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वही बात करें कि राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है, यानी कि आपको एक को बीच में ले जाना है ना, तो 2 1 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ ये 2 जो है इसको उठा करके आगे ले आना है और 1 को बीच में रख देना, तो राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन का उदाहरण किस देश में है, यानी कि ये है अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। आपको ये प्रश्न याद रखना है कि एक्ट ईस्ट नीति जो है ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा, नरसिम्हा राव हो जाएगा। 17वीं लोकसभा चुनाव जो है कब हुआ था, ये आपका हो जाएगा 2019 ईस्वी में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। और जिसमें यहाँ पर ये भी याद रखना है कि 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ 2019 में, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। जो 17वीं लोकसभा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी थी 78। कितनी महिलाओं की भागीदारी थी, 78। ये भी आपको याद रख लेना। आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है कब मिला है, तो 2012 ईस्वी में ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वही बात करें कि वर्तमान समय में जो है राष्ट्रीय पार्टी वो आपका 6 ही है ना। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या अब जो है वो 6 है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक एक पार्टी का आप गठन भी याद रखिएगा। जैसे बीजेपी आपका राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका गठन कब हुआ है, 1980 ईस्वी में। कब हुआ है, जैसे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1885 ईस्वी में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो आपको बताया है 6। क्या याद रखना आपको, 6 ही आपको टिक लगाना है अभी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में होती है। यही बात करें योजना आयोग जो था, सबसे पहले क्या था, ये योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इसी योजना आयोग को भंग कर दिया गया। कब कर दिया गया भंग, तो 2014 ईस्वी में भंग हो गया। और वही योजना आयोग के भंग करके कौन सा आयोग आया, तो आपका आया नीति आयोग। और नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई, 2015 ईस्वी में, 1 जनवरी 2015 को। और ये दोनों का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा आपका, तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे, प्रधानमंत्री। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। कब हुआ, 1966। तो अभी हम आपको 50 क्वेश्चन ही कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है 50 क्वेश्चन और मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिए।